नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम सब यहाँ पर हिस्ट्री ऑन मैप की नई श्रृंखला लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हम नक्शे पर आपको इतिहास जो है वो प्रदान कर सकें। तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज़ में आगे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की सीरीज़ में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट के जो टॉपिक्स थे उसमें आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपने चीज़ों को जाना समझा होगा। तो आज हम पाषाण काल में ही हैं, अभी भी हमारा पाषाण काल वाला जो हिस्सा है, पाषाण काल हम उसमें चल रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। और पाषाण काल में आज हम नव पाषाण काल की ओर हैं, नव पाषाण काल की ओर हैं। तो जितने भी हमारे सीरियस स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी सबसे पहले तो ओवरऑल एक ऑन एन एवरेज भारत में नव पाषाण काल की स्थिति जो है वो क्या है, उसके ऊपर हमको बताएं कि उनका टाइम पीरियड जो है वो क्या माना जाता है। तकरीबन जो है वो किस प्रकार का टाइम पीरियड माना जाता है नव पाषाण काल को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कीजिए। नव पाषाण काल का सबसे अंतिम समय है और ये वो समय है जिसमें आप देखोगे तो धीरे धीरे करके हम धातु युग की तरफ चले जाएंगे। ध्यान रखिए, नव पाषाण काल का कुछ हिस्सा धातु युग के साथ भी काउंट होता है, यानी कि जब वो संक्रमण वाला जो हिस्सा है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे उस संक्रमण वाले हिस्से को हमें नहीं रखना चाहिए। वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो नव पाषाण काल में धातु का प्रयोग हमें नहीं देखना चाहिए। नव पाषाण काल में धातु के प्रयोग की कोई खास जगह होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर हम नव पाषाण काल को देखें तो ये काफी हद तक एक इंडिपेंडेंट टाइप की इकोनॉमी हमको देखने को मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित हो रही है, अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित हो रही है। अर्थव्यवस्था यहां पर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना इस तरीके की प्रैक्टिस होनी शुरू हुई है जिससे कि सोसाइटी क्रिएट होनी शुरू हुई। जैसे आपने मध्य पाषाण काल में देखा कि हंटिंग एंड गैदरिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर आत्मनिर्भरता इस तरीके से है कि दोनों हर तरह से आप देखें थोड़ा सा सोसाइटी बनना शुरू हो जाती है, लोग आपस में एक साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो कुछ उस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसका विकास धीरे धीरे यहीं कहीं से होना शुरू हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो नव पाषाण काल में हिस्टोरियंस जो है मानते हैं कि तमाम प्रकार से नव पाषाण काल का जो समय है वो एक क्रांतिकारी गतिविधि को जन्म देता हुआ दिखाई देता है। मतलब एक तमाम प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियां हमको वहां पर समझ में आती हैं और ये भी समझ में आता है कि ये चीज जो हुई है नव पाषाण काल में वो कोई आकस्मिक तरीके से नहीं हुई है, क्रमिक तरीके से हुई है, धीमे धीमे हुई है, लेकिन अच्छे से इसमें प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। और एक स्पेशलिटी हमको जो नव पाषाण काल में देखने को मिलती है वो क्या है? वो है कि मानव जो है, यहाँ पर मानव जो है वो दो चीजों पर ज्यादा डिपेंड होना शुरू हो गया है। एक तो अब वो कृषि की तरफ मूव कर गया, फसल उगाना शुरू कर दिया है उसने, और दूसरा उसने पशुपालन शुरू कर दिया, पशुपालन जो है उसने शुरू कर दिया। तो कृषि और पशुपालन को लेकर के हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि उसने इसके ऊपर थोड़ा सा बिलीव ज्यादा करना शुरू कर दिया। तो उसका जो नव पाषाण काल जो है वो आप देखोगे तो एक खाद्य उत्पादन वाला जो प्रोग्रेसिव नेचर है वो दिखाना शुरू करता है। ये खाद्य उत्पादन जो प्रक्रिया है उसमें ये बिलीव कर रहा है, अर्थात भोजन को उत्पादित करना शुरू कर रहा है। इसके आरंभ के बारे में तो भोजन का उत्पादन अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करता है। ठीक है, धीरे धीरे करके। अब यहां पर थोड़ा सा जरूर एक आपके मन में विचार आता होगा कि जब ये उत्पादन की हम बात करते हैं तो फसल की बात करते हैं, पशु की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, पशुपालन की बात करते हैं, तो ये बात आती है कि दुनिया में सारे जगह पर आप देखो, मतलब अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग तरीके से रह रहे हैं, अलग अलग तरीके से खा रहे हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों का, पशुओं का पशुपालन कर रहे हैं। तो क्या हुआ होगा? ऐसा हुआ होगा कि एक जगह से किसी पशु को पालित किया जाना शुरू किया गया और धीरे धीरे सबने उसी पशु को पालना सीख लिया। धीरे एक जगह पर किसी वस्तु को उगाया गया, किसी धन या धान्य को उगाया गया और धीरे धीरे करके सबने उसी धन धान्य को उगाना शुरू कर दिया। ऐसा हुआ होगा।
एग्जैक्टली देखा जाए तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बहुत समय तक लोगों ने ऐसा ही सोचा कि ऐसा हुआ होगा कि शुरुआत में कोई एक फसल उगी होगी, फिर लोगों ने सोचा कि यार ये तो फसल उग गई है, अब ये फसल उग गई है तो हम भी इसी को उगाया करेंगे, हम भी इसी को खाया करेंगे, इसी को उगा उगा करके लोगों ने खाना शुरू कर दिया होगा और फिर लगातार इसी तरीके से क्रम चलने लगा होगा। बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि धरती के किसी एरिया में किसी ने किसी फसल को उगाया, धरती के दूसरे एरिया ने किसी और ने किसी दूसरी तरीके की फसल को उगाया। हाँ, ये एक अलग बात है कि ज्यादातर फसलें कई बार वनों के, मतलब अगर हम पूर्वज ढूंढने का प्रयास करें तो फसलों के पूर्वज जो हैं वो वनों में खोजे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि फसलों को उगाने के लिए बीज जो हैं वो मनुष्य ने बनाने शुरू किए, वो कहीं ना कहीं से स्वतः उत्पादित हैं, और वो जो स्वतः उत्पादित हैं वो उनका स्रोत जो है वो जंगलों में ही कहीं है। खेत तो पहले नहीं थे, पहले तो खेत है ही नहीं ना, पहले तो जंगल ही है, वन ही है, तो इनके पूर्वज जो हैं वो कहीं ना कहीं वनों में डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके मन में ये प्रश्न कहीं कौंधता है कि कृषि और पशुपालन में अगर हम देखें कि किस तरीके से चीजें शुरू हो रही हैं, तो कृषि और पशुपालन में जो चीजें हैं वो इसी तरीके से हमको देखने को मिलती है कि कृषि भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में शुरू हुई और पशुपालन भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग समयों में शुरू होता है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाद्य उत्पादन का आरंभ जो है वो नवपाषाण काल में एक नव अर्थव्यवस्था को जन्म देता है। प्रारंभ में जटिल है थोड़ी सी प्रक्रिया, लेकिन एक अपने आप में ये कल्चर को डेवलप कर रही है, और कल्चर को डेवलप करना कभी भी सरल नहीं होता, क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट जो होते हैं ये बहुत बहुत लॉन्ग रन जर्नी होती है। ये मैं कह सकता हूं कि सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं है। सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में तो उतना समय भले नहीं लगता हो, लेकिन कल्चरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सांस्कृतिक जो विकास हैं वो बहुत ज्यादा समय लेते हैं। सभ्यता के विकास कुछ समय पश्चात परिवर्तित भी होते हैं, चेंज होते हैं, तेजी से भी चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि वो भी बहुत लंबे समय तक चलें, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसमें और सांस्कृतिक विकास में थोड़ा ज्यादा अंतर है। खैर, वो कला एवं संस्कृति में समझेंगे। लेकिन भारत में खाद्य उत्पादन नवजागरण अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पहल के तौर पर देखा जाता है। तो भारत में जिस प्रकार की फसलें हमको देखने को मिल रही हैं नव उत्पादन में, उसमें आप रेशेदार फसल भी देख सकते हैं, बीज वाली फसल भी देख सकते हैं। तो भारत में जिस प्रकार की चीजें हमको देखने को मिल रही हैं उसमें अगर आप देखोगे तो जौ, गेहूं, चावल, इस तरीके की जो फसलें हैं वो प्रधान फसलों के तौर पर उस समय भी देखी गई। अनेक रेशेदार फसलों में बाजरा इत्यादि जो है वो देखी जा रही हैं। ऑब्वियसली अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके के साक्ष्य हमको देखने को मिलेंगे, जिससे हमको इनकी चीजों के प्रमाण प्राप्त होंगे कि कहां कहां से किन किन चीजों का उत्पादन होता रहा होगा। अब इनमें से प्रत्येक फसल जो है वो कैसे शुरू हुई, इसका अलग अलग विवेचना करना इस टॉपिक का मेरा लक्ष्य नहीं है। इसको हम कभी और समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप पश्चिमोत्तर भारत के हिस्से में देखेंगे, जो कंबाइंड इंडिया है जिसको अभी हम नक्शे में बनाएंगे, तो उसमें आप जो कच्छी मैदान जिसको आप बोलते हो, बोलन नदी का जो इलाका है, आपने शायद कभी मैप में मेहरगढ़ देखा होगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मेहरगढ़ मैप में दिखाऊंगा। तो मेहरगढ़ के आसपास आप देखोगे तो तमाम प्रकार के जो खाद्य उत्पादन स्थल हैं वहां से आपको इसके साक्ष्य देखने को मिलेंगे कि वहां पर गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाता था। तो मेहरगढ़ एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकती है जो आपको गेहूं और जौ के उत्पादन के लिए जानी जाती है। गेहूं और जौ इन उत्पादन के लिए अच्छी तरीके से जानी जाती है। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ के पास में आपको बोलन नदी के घाटी के आसपास देखने को मिलेगा। ये मेहरगढ़ के पास में आप देखेंगे खाद्य उत्पादन का पहला स्पष्ट प्रमाण आपको देखने को मिलता है, बहुत ही स्पष्ट। गेहूं और जौ का उत्पादन, गेहूं और जौ का, हाँ गेहूं और जौ ही लिखा, सॉरी मैं शायद गेहूं और चावल बोल दिया, पर गेहूं और जौ। इसमें अगर आप देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमोत्तर भाग है काफी अच्छा योगदान देता है। बलूचिस्तान का जो इलाका है उसमें गेहूं और जौ बहुत अच्छी तरीके से उत्पादित होते हैं। उसी इलाके में आप एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो मैंने आपको जैसे मेहरगढ़ वाला जो इलाका बताया, तो वो मेहरगढ़ का इलाका वही है। मेहरगढ़ थोड़ा सा समथिंग हेयर वेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के रहेंगे। तो चलिए अब अगर हम प्लेसेस की बात करते हैं, अब हम स्थानों की बात करते हैं, तो लोकेशन हमें दिखानी पड़ेगी। लोकेशन दिखानी पड़ेगी तो मैप बनाना पड़ेगा। चलिए मैप ड्रॉ करते हैं हमेशा की तरह, जैसे आप ड्रॉ करते हैं हमेशा हर बार। मैप को ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना मैं आपको दे देता हूं कि भाई जिन लोगों ने
सेल्फ स्टडी की है, अगर वो अच्छे से तैयारी कर चुके हैं और एक कंप्लीट फाइनल टच देना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को, तो SIP बैच उनके साथ में है। और विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके, विरद लाइव इस कोड का इस्तेमाल करके वो 6,999 में प्लेटिनम बैच और 4,999 में आपका गोल्ड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटिनम बैच में एडिशनली 1-to-1 मेंटरशिप है, बाकी सारी चीज़ें इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं जितनी भी, वो टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। 75 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगी विद सॉल्यूशन, आंसर राइटिंग, मतलब आंसर्स के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो कक्षाएं इसकी शुरू हो रही हैं 10 तारीख से, बिफोर दैट आप इसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स अगर आप 2027-28 को टारगेट कर रहे हैं, तो जैसे 2028 का जो कोर्स है वो आपको 30,999 में विरद लाइव कोड के साथ में मिल जाएगा, और विरद लाइव कोड के साथ में ही 18,999 में 12 नवंबर से शुरू होने वाला ये प्रतिज्ञा प्लस बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्दी से इसके साथ में आप जुड़ जाएं। विरद लाइव कोड लगाना ना भूलें, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको पाना है तो विरद लाइव कोड लगाना ही है। बस मेरा एक सजेशन ये है कि जब कभी भी किसी के पास आपकी कॉल आए तो 2 चीज़ें आपको करनी नहीं भूलनी है। एक तो जिनसे आपकी बात हो रही है आप उनका नाम ज़रूर पूछें, और दूसरा उनको मेरा नाम ज़रूर बताएं कि मैं विरद सर की स्टूडेंट हूं या विरद सर का स्टूडेंट हूं, और मुझे उनके ही कोड से जो कुछ भी आप सुविधा देना चाहते हैं या चाहती हैं, ईच एंड एवरी फैसिलिटी, वो कहें कि नहीं विरद सर के कोड पे ये वाली सुविधा नहीं मिल पाएगी, इंस्टेंटली आप समझ जाइए कि आपके साथ में दिक्कत है, आप तुरंत मुझे संपर्क कर सकते हैं। ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो मेरे कोड के साथ में आपको नहीं मिल सकती है। सो आप इमीडिएटली, अगर आप सिक्योर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो विरद लाइव कोड भरोसे का कोड है, विरद नाम ही भरोसे का नाम है, तो आप इस नाम के साथ जुड़ करके ही अपने कोर्स में एनरोल करें, चाहे आपके पास किसी की किस तरीके की भी कॉल है। तो चलिए एक मैं आपके सामने मैप ड्रॉ कर देता हूं, और मैप ड्रॉ करके फिर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आराम से आप साउथ का जो मैप है वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो साउथ के मैप को आसानी से आप ऐसे करके ड्रॉ कर लो। मैं थोड़ा आज येलो कलर में ड्रॉ कर रहा हूं इसको, ठीक है। मैं आज थोड़ा सा हल्का सा येलो कलर यूज कर ले रहा हूं यहाँ पर। कोई बात नहीं, आप तो कैसे भी करके बना ही लेते हो ना। तो ये दक्षिण भारत का नक्शा जो है तकरीबन इसी तरीके से रहता है, कभी थोड़ा बहुत हिल डुल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर भारत में आपको यहाँ पर मैंने हमेशा कहा है कि भाई सिंधु नदी बना दिया करो, ऐसे करके सिंधु नदी बन जाएगी। सतलज नदी के लिए हमने आपको हमेशा बताया कि भाई जो सतलज नदी है ये आप यहाँ से ऐसे करके सतलज नदी लेकर के आया करो, सतलज नदी बन जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से आप ब्रह्मपुत्र नदी को बना लीजिए, इसी तरीके से आप यहाँ पे गंगा नदी को बना लीजिए, ये ले आइए गंगा नदी और इसमें सतलज नदी मिला दीजिए। यमुना नदी ले आइए, ऐसे ही करके यमुना नदी यहाँ पे मिला लीजिए। तो तकरीबन एक मैप आपका बन जाता है। और मैंने आपको 2 नदियाँ हमेशा यहाँ पर बनाने को बोली हैं कि एक नदी नर्मदा और एक नदी ऐसे ताप्ती जरूर बना लिया करो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका एक ओवरऑल एक मैप ड्रॉ हमेशा हो जाता है। अब हम यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे किसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर स्टैब्लिश है। तो ध्यान से सुनना है। अब मैप में चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लेरिफाई होकर के आपको यहाँ पर लोकेशन वाइज चीज़ें समझने का प्रयास करनी है, लोकेशन देखनी है, लोकेशन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो चलें, लोकेशंस को समझने से पहले इसको हम एक डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये दोबारा ना बनाऊं, मुझे दोबारा बनाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए मैं इसका क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको डुप्लीकेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से बना सकते हो तो दोबारा बना लो, नहीं तो उसी में आप छोटा छोटा करके लिख सकते हो। इससे पहले कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं डिस्कशन कर दूँ आपके साथ में, और वो क्या चीज़ें हैं, कुछ छोटी मोटी विशेषताएं, फिर हम मैप पे आते हैं। कुछ छोटी मोटी एक आध विशेषताएं जो हैं मैं इसमें आपको और बता देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि माफ कीजिएगा, नवपाषाण काल जो है उसकी विशेषता किस प्रकार की है, नवपाषाण कालीन जो चीज़ें हैं उनकी किस प्रकार की विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि जो मानव है, मानव अब खाद्य पदार्थों का केवल उपभोक्ता नहीं रह गया है, अब वो उनका उत्पादन भी कर रहा है, ठीक है। तो मानव के दृष्टिकोण से देखें तो मानव जो है वो उपभोक्ता तो है, उपभोक्ता के
साथ साथ ये क्या है, साथ साथ अब क्या है, आप देखोगे मानव जो है वो उपभोक्ता के साथ साथ अब क्या हो रहा है, उत्पादक भी है, उत्पादक। तो उत्पादक वर्ग भी है, अर्थात वो चीजों का उत्पादन भी कर रहा है। तो मानव उत्पादक भी है, यहां पर ही ध्यान रखना है। और उत्पादक है तो उसने यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने कृषि उत्पादन और पशुपालन जो है वो दोनों शुरू किया है। पशुपालन, ये इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आप जरूर ध्यान रखें। डेफिनेटली आप जितने भी पाषाण काल पढ़ोगे उसमें उनकी टूल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आखिर इनके टूल्स जो हैं वो कैसे होते होंगे? इनके टूल्स हैं घर्षित। इनके जो पत्थर हैं अगर आप देखोगे, इनके टूल्स जो हैं वो घर्षित पत्थर हैं। घर्षित पत्थर का मतलब क्या होता है? घर्षित पत्थर का मतलब है पॉलिश्ड टूल्स हैं। ठीक है, पॉलिश टूल्स का मतलब हो गया कि जो इनके पत्थर हैं, जो इनके स्टोन्स हैं, उनमें उसको चमकाया गया, रगड़ रगड़ करके चमकाया गया, पॉलिश टूल्स हैं। इसके अलावा ये सिर्फ पत्थरों तक ही निर्मित नहीं है, बल्कि इन्होंने मृदा अर्थात मिट्टी के भांड अर्थात बर्तन, तो इनको बोला गया मृद भांड, पॉटरीज जिनको आप बोलते हैं। ठीक है, तो मृद भांडों का निर्माण भी इन्होंने किया है। मृद भांडों के निर्माण की कला भी इन्होंने यहां पर विकसित कर ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्योंकि कृषि और पशुपालन वो करना शुरू कर रहा है, तो मानव जो है क्या ज्यादा से ज्यादा घूमना फिरना शुरू करेगा? क्या उसका जो घुमंतु जीवन है, क्या उसका जो यायावर जीवन है, वो यायावर जीवन अभी बना रहेगा? नहीं, उसमें आप देखेंगे उसमें ठहराव आना शुरू होगा, अर्थात स्थायी होना शुरू होगा। और जब लोग स्थायी होना शुरू करेंगे, पोजीशन आना शुरू होगा, तो उनकी एक सोसाइटी बननी शुरू हो जाएगी, समुदायों का विकास होगा। तो आप देखेंगे इन्हीं से किसका विकास होगा? समुदायों का विकास होगा। इन्हीं से किसका विकास होगा बेटा? समुदायों का विकास होना शुरू होगा। तो यहां से समुदायों का विकास होता है, जबरदस्त तरीके से समुदायों का विकास होता चला जाता है। नहीं, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मृदभांडों का विकास हो रहा है, तो डेफिनेटली चाक किसान जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने चाक पद्धति का प्रयोग किया है। चाक का ज्ञान हुआ यहां पर, और धीरे धीरे करके आप देखेंगे चाक का प्रयोग तो हुआ ही हुआ। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक एक्स्ट्रा चीज और है कि जो अग्नि है, अग्नि, फायर, अग्नि पर इन्होंने क्या किया? नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से कुछ स्पेशलिटीज थी, कुछ यहां पर विशेषताएं थी जो मैंने यहां पर बताई। अगर आप विशेषताओं की बात करेंगे तो मैंने आपको यहां पर कुछ विशेषताएं थी जो यहां बताई हैं। और अब हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, जो इस काल के जो हथियार हैं उनके ऊपर डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। देखो इनके हथियार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर्षित हथियार हैं, पॉलिश्ड हथियार हैं, का मतलब उनको चमकाया जाता है, उनको अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाता है, टूल इंप्रेशंस अच्छे दिए जाते हैं। हथियारों का प्रयोग अभी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अब कृषि पशुपालन दोनों के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जमीन की खुदाई के लिए, वनों की कटाई के लिए, शिकार अभी भी हो ही रहा है, हंटिंग एंड गैदरिंग अभी भी हो ही रही है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रयोग करना शुरू किया जाएगा। तो इनका जो प्रमुख टूल होगा, सबसे प्रमुख हथियार जो होगा, सबसे जो प्रमुख हथियार आपको देखने को मिलेगा इस समय में, सबसे प्रमुख हथियार वो क्या हो सकता है? आप बताइए, आप बताइए इस समय का सबसे प्रमुख हथियार हो क्या सकता है? इस समय का सबसे प्रमुख हथियार है, इस समय का सबसे प्रमुख हथियार है दोस्तों कुल्हाड़ी। सबसे प्रमुख हथियार है, हस्त कुठार या कुठार कुछ भी कह सकते हैं, कुल्हाड़ी, स्टोन एक्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स के तौर पर यहां पर देखे जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो कुल्हाड़ी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत। और अलग अलग जगहों पर अगर आप देखोगे, अलग अलग शेप्स की कुल्हाड़ियां हमको देखने को मिलेंगी। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अगर आप जाओगे, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो नवपाषाण काल के जो औजार हैं, उनमें जो कुल्हाड़ी पाई जा रही है, उसमें आगे का जो हिस्सा है वो वक्राकार है और आयताकार टाइप की कुल्हाड़ी है। मतलब कुल्हाड़ी का जो शेप है उसमें मान लेते हैं कि इस तरीके की कुल्हाड़ी, लेकिन आगे का जो शेप है वो इस तरीके का है, आगे से उसको इस तरीके से शेप्ड कर दिया गया है।
जबकि अगर आप पूर्वोत्तर में चले जाओगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, तो नॉर्थ ईस्ट में ये जो कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ी थोड़ी पॉलिश्डदार भी है, और इसमें इसकी शेप में चेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नोक यहां पर इस तरीके से बननी जो है शुरू हो जाती है, शेप इस तरीके का आना शुरू हो जाता है। ऐसे करके अलग अलग जगहों पर थोड़े अलग अलग धारदार हथियार हमको देखने को मिलते हैं। चलिए, विदाउट गेटिंग लेट, बिना लेट किए हुए, बिना डिले किए हुए, अब हम लोग सीधे मूव करेंगे किसकी तरफ, जो हमारे लोकेशंस हैं, उन लोकेशंस की तरफ यहां पर मूव करना शुरू करेंगे। चलिए, लोकेशंस की तरफ मूव करते हैं और अपने मैप जो बनाया था उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले अगर हम नवपाषाण स्थल की बात करें, नवपाषाण स्थल में अगर हम पश्चिमोत्तर की तरफ के हिस्से की अगर हम बात करें, तो पश्चिमोत्तर के हिस्से में आप इसको कहां देखना, मतलब कहां आपने इसको सोचा होगा, कहां मिलेंगे, कहां किस तरफ आपको देखने को मिलेंगे? खास तौर से मेहरगढ़ में आपको देखने को मिल जाते हैं। किस जगह पर देखने को मिल जाते हैं? मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ का इलाका तकरीबन इस जगह का है, तकरीबन लगभग इस जगह का मेहरगढ़ का इलाका है। मेहरगढ़, ये इलाका तकरीबन मेहरगढ़ का है, और ये इलाका जो लगभग मेहरगढ़ का आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इस इलाके में अगर आप देखोगे तो बहुत पुराना, मतलब यही वो इलाका है जो कच्ची या कोची मैदान के आसपास आपको देखने को मिलता है, जो कि हम बोलन दर्रे के आसपास आपको बताते हैं, है ना? जो बोलन दर्रे के आसपास आपको बताते हैं वो यही है, बोलन नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। बहुत समय पहले इसकी खोज की गई थी। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास देखें तो मेहरगढ़ में तकरीबन इसको 7000 ईसा पूर्व के आसपास बताया जाता है, 7000 ईसा पूर्व के आसपास। कुछ जगहों पर इसमें जो है 5000 ईसा पूर्व लिखा है, लेकिन 7000 ईसा पूर्व के आसपास इसको खोजा गया बताया जाता है। और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा इलाका है जिसमें बहुत सारे कल्चर्स प्रोग्रेसिवली दिखाई देते हैं, मतलब नवपाषाण काल है, फिर ताम्रपाषाण युग भी आपको देखने को मिलेगा, ताम्र युग भी आपको मेहरगढ़ में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये वो लोकेशन है जहां से मैंने आपको बताया कि गेहूं और जौ की खेती, मेहरगढ़ का वो इलाका, मेहरगढ़ ही वो इलाका है जहां से आपको गेहूं और जौ, इनकी खेती के प्रमाण आसानी से देखने को मिलते हैं, शुरुआती चरणों में ही देखने को मिल जाते हैं, है ना? और कहते हैं कि यहां पर लाइफ जो है काफी अच्छी है। कोची प्लेन लोगों के जीवन में रहने के लिए काफी अच्छी सुविधाएं प्रदान करता है। वन भूमि को आसानी से प्लेन में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा इलाका माना जा सकता है। ठीक है, गेहूं और जौ की खेती स्पेशलिटी है यहां पर। इसके अलावा शायद इन लोगों ने पशुपालन भी करना शुरू किया, और पशुपालन की स्पेशलिटी देखिए, कह रहे इस जगह के जो प्रारंभिक लोग हैं उन्होंने गाय, भेड़ और बकरी इत्यादि का पालन किया है। गाय, भेड़ और बकरी इत्यादि का पालन किया है। लेकिन बाद में आप देखेंगे तो पशुपालन में परिवर्तन देखने को मिलती है। बाद में गायों की संख्या बढ़ जाती है, बकरियों और भेड़ों की संख्या जो है वो कम हो जाती है धीरे धीरे करके। इस तरीके से आप देखेंगे ये जो रीजन है, इस रीजन में गायों की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगती है किसी न किसी रूप में। फिर क्योंकि फसलों का उत्पादन हो रहा है तो भंडारण भी हो रहा है, स्टोरेज भी करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके अन्नागार बनाए जाने शुरू किए जाते हैं। तो ये जो अन्नागार इनिशियल स्टेज में बनाए जा रहे हैं वो मड ब्रिक्स के हैं, कच्ची ईंटों के हैं। समझ में आ रही बात? वो सब किस तरीके के हैं? कच्ची ईंटों के हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन थी जो मैंने आपको यहां पर बताने या समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम भारत के उत्तरी हिस्से की तरफ चलें तो दो लोकेशन और बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो लोकेशन हमारे पास में और आती हैं, और वो हैं बुर्जहोम और आपका गुफकराल। तो बुर्जहोम और गुफकराल कहां पे आपको देखने को मिलेगा, आइए वो भी हम आपको लोकेट करके दिखाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, इस तरफ वाला जो हिस्सा है, इसमें आप देखोगे तो बुर्जहोम और गुफकराल आपको देखने को मिलेगा यहां पर कहीं। तो मान के चलिए कि ये है आपका बुर्जहोम और यहां कहीं आपका गुफकराल है। ये आपको
बुर्जहोम और गुफकराल दो आपको देखने को मिलेंगे। तो श्रीनगर से उत्तर पश्चिम के आसपास आपको देखने को मिलेगा और श्रीनगर से दक्षिण में आपको गुफकराल देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, आप बेसिकली जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है उसमें आप दो लोकेशन देख सकते हैं। कौन कौन सी? बुर्जहोम और गुफकराल। ये दो लोकेशंस आप आसानी से यहां पर देख सकते हैं। इनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जैसे माफ कीजिएगा, कश्मीर में अगर हम देखें तो बुर्जहोम और गुफकराल दोनों में ही खास स्पेशलिटी देखने को मिलती है कि यहां पर आप देखोगे तो गर्तवास आपको देखने को मिलेंगे। इनकी स्पेशलिटी में गर्तवास यानी कि गड्ढे में ड्वेलिंग पिट्स आपको देखने को मिलेंगे। मृदभांड यहां पर बहुत देखने को मिलेंगे। मृदभांड की स्पेशलिटीज यहां पर बहुत बहुत अच्छी है। वाइड रेंज ऑफ जो सिरेमिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वैरायटीज ऑफ स्टोन्स जो है आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। वैरायटीज ऑफ जो बोन टूल्स हैं, हड्डियों से निर्मित औजार हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो स्पेशलिटी है इन जगहों की कि भाई यहां पर आपको गर्तवास देखने को मिल रहे हैं। गर्तवास के साथ साथ आपको यहां पर जो है पत्थर निर्मित और अस्थि निर्मित जो टूल्स हैं, हथियार हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। ये दोनों प्रकार के हथियार आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और हथियार जो हैं वो सूक्ष्म भी हैं और लघु हथियार भी हैं। यानी कि आप देखोगे माइक्रोलिथ और टिनी जो टूल्स हैं वो दोनों प्रकार के हथियार आपको देखने को मिलते हैं। बुर्जहोम जो है वो गर्तवास के लिए ज्यादा जाना जाता है। गड्ढे के अंदर जमीन में गड्ढा बना करके लोग रहने का, निवास का स्थान बनाए हैं। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, या फिर उसमें कह सकते हैं कि छोटे छोटे हम कह सकते हैं गर्त में उतरने के लिए आले बनाए गए हैं, जिसको टिका करके, पैर टिका करके उसमें नीचे उतर सकते हैं। मछली वगैरह पकड़ना, ये सब चीजें। इसी तरीके से गुफकराल है। गुफकराल जो है कहा जाता है, गुफ मतलब गुफा और कराल मतलब कुम्हार। तो कुम्हार का घर, बेसिकली उसका अर्थ होता है कुम्हार का घर। गुफकराल का मतलब क्या होता है? कुम्हार का घर। तो वो गुफकराल उसकी विशेषता है। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है। मतलब दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद अब हम यहां पर अगर आ जाएं, थोड़ा सा भारत में उत्तर प्रदेश के पास में थोड़ा सा आने का प्रयास करें, तो विंध्य क्षेत्र का उत्तरी रीजन में अगर हम जाएंगे तो नवपाषाण स्थल में काफी इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखने को मिलती हैं, जिसमें इंपॉर्टेंटली आप कोल्डी हवा की बात कर सकते हैं। कोल्डी हवा, ये जो पूरा रीजन है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कोल्डी हवा बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। मगदहा लिखा रहता है, कहीं कहीं मगडहा लिखा रहता है, तो मगडहा एक ही चीज है। चौपानी मांडो और चौपानी मांडो के अलावा एक है पंचोह। तो इनकी लोकेशन समथिंग हेयर वेयर आप देख सकते हो इस जगह पर। तो ये पूरा का पूरा जो जोन है वो इसके लिए जाना जाएगा, इन लोकेशंस के लिए जाना जाएगा। तो सब जगह छोटा छोटा लोकेशन है, तो उतना छोटा करके यहाँ पर लिखना संभव नहीं है। पर कोल्डी हवा से आप देखेंगे तो नवपाषाण काल के स्थल भी मिलते हैं। आगे हम जब ताम्रपाषाण काल को देखेंगे तो ताम्रपाषाण काल के स्थल, लौह संस्कृति कालीन के जो स्थल हैं वो सब आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। महदहा और जो पंचील क्या नाम है, ये पंचोह जो है, इन जगहों से भी आपको नवपाषाण काल के स्थल, अच्छे खासे स्थल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां से कुल्हाड़ियों की संख्या भी आपको ठीक ठाक तरीके से मिलती है। तो मतलब हैं अच्छे खासे टूल्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छे खासे टूल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मध्य गंगा घाटी के आसपास भी इसी तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब पूरब की तरफ अगर आप चलोगे तो पूरब की तरफ कुछ और भी लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। पूरब की तरफ की लोकेशंस में जैसे चिरांद है। चिरांद जो लोकेशन है ये आपका बिहार की तरफ आके मिलेगा। तो एक नदी बहते हुए आती है, इसको कह सकते हैं आप गंडक नदी कह सकते हो, या फिर मतलब आती है गंगा नदी में आकर के आके जो है मिलती है गंडक नदी। तो उसी से थोड़ा ऊपर जाकर के आपको एक जगह मिलेगी चिरांद। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह कहीं पर, मान लीजिए कि इस तरीके से गंडक नदी आकर के कहीं मिल रही है, तो समथिंग यहाँ कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर एक जगह है चिरांद।
चिरांद। तो चिरांद जो है वहां पर अगर आप देखोगे तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है गंगा घाटी का, मध्य गंगा घाटी के महत्वपूर्ण स्थलों में चिरांद जो है वो जगह जानी जाती है। बिहार का जो सारण डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको, पटना के आसपास का जो इलाका है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ से घड़े, कटोरे, टोंटी वाले बर्तन इनफैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और खेती में अगर आप देखोगे तो मूंग की दाल है, गेहूं है, जौ है, धान है, इन सब चीज़ों की खेती, गाय, हाथी, बैल, हिरण, गेंडे, इन सब चीज़ों की अस्थियां भी हमको यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन निश्चित तौर पर हो जाती है। इसके अलावा यहीं पर आपको बरूडीह जैसे जो इलाके हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बरूडीह है, ताराडीह है, ठीक है। जो बरूडीह है, ताराडीह वाला जो लोकेशन है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। कुचाई वाला जो इलाका है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पूर्वी गंगा घाटी का जो इलाका है उसमें आपको ये सारे के सारे इलाके देखने को मिलेंगे। तो कुचाई आपको तकरीबन यहाँ उड़ीसा वाला जो तकरीबन थोड़ा सा नीचे की ओर आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर बरूडीह है, यहाँ पर कहीं कुचाई है, कुचाई लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चिरांद, बरूडीह, कुचाई। बरूडीह बेसिकली आपको मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ता है। मयूरभंज जो जिला है, मयूरभंज जिला है उड़ीसा का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एकदम पूरब की तरफ, गंगा घाटी की तरफ जब जाएंगे तो वो वहां भी आपको ये स्थित देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर की तरफ जाएंगे तो पूर्वोत्तर में जो मेघालय की जो गारो और खासी की जो पहाड़ियां हैं वहां से कुछ टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें सेबलगिरी है, पिथनोर है, ठीक है, लॉन्गटीन है, ऐसे जगहें जो हैं आपको पूर्वोत्तर की तरफ देखने को मिलेंगे। एकदम जैसे अगर मैं मैप में इसको लोकेट करने का प्रयास करूं तो ये पूर्वोत्तर का पूरा इलाका है। तो आपका ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी जब पश्चिम की ओर मुड़ती है ना, पश्चिम की तरफ जब मुड़ रही है तो यहीं पर सेबलगिरी तकरीबन यहां कहीं पे आपको सेबलगिरी लोकेशन देखने को मिलेगी। सेबलगिरी लोकेशन है, पूर्वोत्तर के लोकेशन में सेबलगिरी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पाइथनथोर है, ठीक है, ऐसे करके यहां पर पाइथनोर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, पाइथनोर है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र घाटी में आप देखोगे तो मारकडोला जगह आपको यहां कहीं देखने को मिलेगी। मारकडोला जगह तकरीबन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं पूर्वोत्तर के स्थलों में इस तरीके से। दक्षिण भारत में बहुत सारे स्थल आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे स्थल, मतलब भरे पड़े हैं दक्षिण भारत के स्थल जो हैं वो बहुत सारे स्थल हैं। तो दक्षिण भारत के स्थल में खास तौर से अगर हम बात करें लोकेशंस की तो कर्नाटक में आप देखोगे तो कर्नाटक में मास्की बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ब्रह्मगिरी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अगर आप कर्नाटक की बात करते हो तो कर्नाटक साउथ का रीजन हो गया, इस तरफ वाला इलाका हो गया। तो इस तरफ वाले इलाके में, माफ कीजिएगा, जब इस तरफ वाले इलाके में आओगे तो ब्रह्मगिरी आपको तकरीबन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस जगह पर। ये आपका कहीं पर, मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ अब क्योंकि बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ कहीं पर आपको ब्रह्मगिरी देखने को मिलेगा, ब्रह्मगिरी की लोकेशन कर्नाटक की है। इसी ब्रह्मगिरी से थोड़ा और ऊपर की आप तरफ जाओगे यहाँ कहीं पे, तो यहाँ कहीं पे आपको मास्की देखने को मिलेगा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख शायद आप लोगों ने अशोक के अभिलेखों में सुने होंगे ये नाम, है ना। इसी तरीके से बहुत ही फेमस एक लोकेशन है जो पिकली हल है, जो आपको मास्की के बगल में ही देखने को मिल जाएगी, इसी जगह पर, यहाँ पर पिकली हल ये जगह आपको देखने को मिल जाएगी। इसी मास्की के ऊपर एक छोटा सा लोकेशन आपको वातगल का देखने को मिल जाएगा। तो यहां कहीं पर आप इस जगह पर देखोगे तो वातगल जगह देखने को मिलेगी, वातगल। तो छोटे छोटे लोकेशन आपको यहां पर समझ में आ रहे होंगे, शायद मैं बोलता भी जा रहा हूं तो शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 3-4 लोकेशन जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपको समझना कि ये कहां पर स्टैब्लिश्ड है।
इसके अलावा मैंने पिछले मैप में आप लोगों को संगनकल्लू वाले लोकेशंस बताए हैं, याद होगा आपको, बेलारी जनपद में संगनकल्लू। कितने लोगों को याद है, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक बार बताइए। संगनकल्लू बहुत इंपॉर्टेंटली मैंने आपको पहले भी बताए हैं। वैसे तो यहाँ पर मैंने ब्रह्मगिरी लिख दिया है, लेकिन अगर हम इस ब्रह्मगिरी को थोड़ा बहुत इधर उधर हिला सकें और इनको यहाँ पर लिख सकें तो मैं यहाँ पर संगनकल्लू लिख सकता हूँ। इस जगह पर कहीं पर आप संगनकल्लू लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इलाका कर्नाटक का आपका संगनकल्लू के लिए बहुत ही फेमस जगह के तौर पर जाना जाता है। तो आप इसको मतलब याद रखें कि ये लोकेशंस किस जगह पर हैं, मैप में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। मैप में आपसे निश्चित तौर पर पूछे जा सकते हैं। और एक और जगह है जो थोड़ा सा पश्चिम की तरफ है, यहाँ पर कहीं पर, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, यहाँ कहीं पर है, इस जगह पर कहीं पर, तोरदेल, तोरदेल, ठीक है, तोरदेल। ये सब कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण इलाके हैं। तो कर्नाटक के ये जो इलाके हैं मैं यहाँ पर अलग से भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। पिकलीहल, पिकलीहल, मास्की, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका मास्की हो गया। इसके अलावा संगनकल्लू, संगनकल्लू, ठीक है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, ठीक है, तोरदोल या तोरदेल, ऐसे करके कुछ लोकेशंस जो हैं आपको यहाँ पर कंफर्म हो गई होंगी कि ये कुछ लोकेशंस आपको ध्यान रखनी। और एक और शायद यहाँ पर लिखी थी, वातगल, वातगल, ठीक है। तो आप वातगल लिख सकते हो, वातगल। ये लोकेशन भी आपको कर्नाटक में याद रखनी है। याद रख लेंगे, बहुत आसान है, मतलब इतना भी कोई खास कठिन नहीं है, आसानी से आप याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा तेलंगाना में आप देखोगे तो उतनूर यहाँ पर कहीं पर पड़ता है, इस जगह पर, ठीक है। तो उतनूर, उतनूर एक जगह पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उतनूर एक जगह है फेमस, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, उतनूर, उतनूर। तो एक ही जगह आपको याद रखनी है, तो आप यहाँ पर उतनूर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लेंगे। आंध्र प्रदेश में मैंने आप लोगों को नागार्जुन कोंडा बता रखा है, कितनी ही बार बता रखा है, बहुत बार। तो आप लोगों को नागार्जुन कोंडा हमेशा याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस जगह पर कहीं पर आप नागार्जुन कोंडा लिख सकते हो, नागार्जुन कोंडा यहाँ पर लिख सकते हो ना, नागार्जुन, नागार्जुन कोंडा बहुत ही फेमस जगह है। तो नागार्जुन कोंडा इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस में से अगर देखा जाए तो नागार्जुन कोंडा भी एक महत्वपूर्ण लोकेशन है, जो पल्याडू जो डिस्ट्रिक्ट है, पल्याडू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट एक और है जो आंध्र प्रदेश का ही है, उसमें पलवाय करके एक लोकेशन आपको याद रखनी है। तो पलवाय लोकेशन थोड़ा सा अंदर की ओर है, तो यहाँ कहीं पे आपको पलवाय लोकेशन देखने को मिलेगी, ये पलवाय लोकेशन है। तो आप चाहें छोटा सा यहाँ पर पलवाय लिख सकते हैं, पलवाय, ठीक है। ये एक मतलब थोड़ा सा इंटरनल मध्य दक्षिण भारत का जो इलाका है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में एक जगह आपको देखने को मिलेगी पय्यमपल्ली, जो कि बहुत बहुत फेमस जगह है, ठीक है। तो ये लोकेशन तकरीबन यहां पर आपको देखने को मिल सकती है, ये लोकेशन आपकी पय्यमपल्ली है, पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली, ठीक है जी, ये पय्यमपल्ली लोकेशन है। तो आपने आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और पलवाय आपने ध्यान रखना है। तमिलनाडु में ये तमिलनाडु का हो गया, और ये वाले आपके आंध्र प्रदेश वाले लोकेशन हो गए, ये भी आंध्र प्रदेश का लोकेशन हो गया। और ये आपका जो लोकेशन था उतनूर वाला, ये क्या नाम है, उतनूर वाला जो लोकेशन है ये आपका तेलंगाना का है, ठीक। तो ये लोकेशन साउथ इंडिया के आपके हैं जो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखने हैं। और इन सब जगहों से, अलग अलग जगहों से बहुत सारी जो हैंड एक्स हैं, टूल्स हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। और इन जगहों पर अगर आप देखोगे तो कुल्थी, रागी, चना, मूंग, ऐसी तमाम सारी चीज़ों के आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। कई जगहों पे राख के टीले वगैरह भी देखने को मिलते हैं। जैसे कर्नाटक में रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, जो पिकलीहल मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये पिकलीहल, ये जो पिकलीहल है,
यहां से अगर आप देखोगे ना तो राख के टीले भी आपको देखने को मिले, राख के टीले हमको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा विंध्य गंगा घाटी का कुछ इलाका है जहां पर आपको इस तरीके की चीजें देखने को मिल सकती हैं। मोस्ट ऑफ द जो जगह हैं वो यही थी जो मैंने आपको यहाँ पर लोकेशंस के अंतर्गत दिखाई। तो आई होप कि आपको ये एरिया पश्चिम भारत का, उत्तर भारत का, और जो है मध्य भारत का, पूर्वोत्तर भारत का और दक्षिण भारत का नक्शे पर ये समझ में आया होगा। और जो टूल कल्चर है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके के टूल कल्चर इस संस्कृति में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए, फिलहाल आज की क्लास में आपने कई सारी लोकेशंस यहाँ पर रिकॉल की होंगी जो इनकी लोकेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली क्लास में। जाते जाते मैं फिर से आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ, जो लोग भी डिटेल क्लास के तौर पर चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं वो क्रैश कोर्स अगर आपने सेल्फ स्टडी करी हुई है, अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो आपको विरद लाइव कोड लगाना है, विरद लाइव कोड लगाना है और विरद लाइव कोड लगा करके यहाँ पर जुड़ जाना है इस क्रैश कोर्स के साथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है और गोल्ड और प्लेटिनम बैच के साथ जुड़ सकते हो विरद लाइव कोड के साथ में। बहुत ही शानदार फीचर्स हैं इसमें भाई, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस और ये सारी चीज़ों के साथ साथ आप देखो इसमें टेस्ट सीरीज भी है। सबसे बड़ी बात ये है 10 तारीख से बैचेस यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। फिर इसके बाद आप हमारे इन बैचेस के साथ भी जुड़ सकते हो जो कि प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं। इनकी सबसे सुपर फैसिलिटी मालूम है क्या है कि आप यार प्रीलिम्स निकालो, क्योंकि आप देखिए तैयारी कर रहे हो सक्सेस पाने के लिए ना, तो आपको जस्ट पहली सक्सेस पानी है, हम तो कह रहे हैं, उसके बाद आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, फुल फीस रिफंड हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी तरीके से प्रीलिम्स निकाल देते हो आपके पैसे वापस, और आगे की जो मेंस की तैयारी है, आगे की जो इंटरव्यू की तैयारी है, वो सब स्टडी IQ फ्री में आपको कराएगा और आपकी प्रीलिम्स की फीस भी वापस हो गई है। ठीक है, तो बहुत शानदार। इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब है, इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, SIP जो आपको वहाँ पर दिखाया था वो SIP भी इसमें फ्री में इंक्लूड है, बुक्स आपको इसमें फ्री में इंक्लूडेड हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, मैं आपको इसमें हिस्ट्री पढ़ाता हुआ मिलूंगा ही मिलूंगा, तो उसमें कोई दो राय ही नहीं है। 12 नवंबर से इसमें बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप अपने बैचेस में यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने आप को अच्छे से इनरोल करा सकते हो। तो बढ़िया से जल्दी जल्दी इनरोल करा दीजिए। लास्ट में जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो आप क्लासेस देख रहे हैं, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नीचे उसमें गूगल फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म दिया हुआ है। उस गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना है आपको और अपनी एक कुछ इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर मांगी गई हैं, उन इन्फॉर्मेशंस को आपको फिल करना है। तो आपको बहुत अच्छी फ्री में क्या कर दी जाएगी, गाइडेंस प्रदान किया जाएगा। बहुत ही अच्छा फ्री में गाइडेंस जो है आपको प्रदान किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है आपको क्या करना है, स्टडी IQ का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये जो क्लास है आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी और इस क्लास का जो PDF है वो PDF आपको मेरे इस टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मिलेगा। ठीक है, मतलब टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम के लिए आप ये ID है, स्कैन कर लीजिए। नहीं स्कैन हो पा रहा है तो टेलीग्राम में आप ये सर्च कीजिए विरद दुबे 01, और टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम में ज़रूर जुड़ जाइए हमारी सोशल लाइफ के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम में आप मुझे विरद लाइव @विरद लाइव के नाम से खोज सकते हैं और विरद दुबे 01 के नाम से आप मुझे इस पर खोज सकते हैं। इसका PDF मैं अभी यहाँ पर सेंड कर दूंगा आपके लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद ही। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपका समय शुभ हो। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।